अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री रविशंकर प्रसाद, जो देश के आईटी और कानून मंत्री हैं, जिन्होंने आज इन नए कानूनों की घोषणा की है। रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुधीर जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। तो आज आपने बहुत क्रांतिकारी फैसला किया है और बड़े क्रांतिकारी नियम कानून आपने देश के सामने रखे हैं, और देश नहीं, पूरी दुनिया भी इस समय भारत की तरफ देख रही है, ये देखने के लिए कि भारत की सरकार इन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों से कैसे निपटती है। इसलिए ये भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक अच्छी केस स्टडी हो सकती है। तो अब एक एक करके हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा जो हमारे जो पारिवारिक दर्शक हैं वो ये शिकायत करते थे कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं या तो वो बहुत अश्लील हैं और या फिर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। सब कुछ होता है क्रिएटिविटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। अब ये कैसे बंद हो जाएगा और आपने इसके बारे में क्या सोचा, वो हमारे देश के तमाम परिवार जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात हम कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं फिल्में बने, फिल्में लोग देखें। हमने इस पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं लगाया, इस बात को समझिए। आज भी आप थिएटर की फिल्में देखते हैं सुधीर बाबू, तो उसका सेंसर का अप्रूवल जरूरी होता है, मालूम है ना आपको जी। यहां पर हमने वैसी कोई व्यवस्था नहीं की है। हमने कहा है आप स्वयं इसको 5 कैटेगरी में कैटेगराइज कीजिए कि 13 साल से नीचे के बच्चे नहीं देखते, छोटे नहीं देख सकते, बाकी कुछ एडल्ट फिल्में हैं, बाकी हैं। आप स्वयं कैटेगराइज करके बताइए ताकि जब आपकी OTT चले तो लोगों को मालूम हो कि इसमें क्या आने वाला है और उनको ये खुद निर्णय करे पेरेंटल गाइडलाइन के मुताबिक कि इसमें हमें बच्चे को देखने की अनुमति देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये हमने एक बात कही है। दूसरी बात जो आपने कही कि लोगों की शिकायत, इसीलिए हमने इस बात में कही है कि आप कृपा कर करके अपने यहाँ एक शिकायत निष्पादन सिस्टम बनाइए, और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती हो तो आप लोग मिलकर के एक बॉडी बनाइए जो सरकार में, जिसकी जानकारी दीजिए कि ये रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये एमिनेंट संपादक हैं, सुधीर बाबू टाइप के लोग हैं, बाकी बैठे हुए हैं, जहां आप अपील कर सकते हैं इनके खिलाफ ताकि वो सेंसर करें, बाकी करें। और ये दोनों काम अगर नहीं करेंगे तो बाकी सरकार उसमें इस बारे में विचार करेगी। तो इसका हमने एक बड़ा रोबस्ट मैकेनिज्म बनाया है। थोड़ा सुधीर जी, मैं इसी साथ साथ आपके सोशल मीडिया के बारे में बता देना चाहता हूँ जी। फिर आपके सवाल होंगे तो जिसका हम सब जवाब देंगे। भारत में आपके चैनल की व्यापकता को देखते हुए मैं बताना चाहूंगा कि व्हाट्सएप यूजर्स हैं 53 करोड़, यूट्यूब यूजर्स हैं 44.8 करोड़, फेसबुक यूजर्स हैं 41 करोड़, इंस्टाग्राम यूजर हैं 21 करोड़, ट्विटर के यूजर हैं 1 करोड़ 75 लाख। तो ये लगभग 140 करोड़ अकाउंट्स हैं जो यूज होते हैं। स्वागत है। भारत के लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, आलोचना करने की आज़ादी है, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे रविशंकर प्रसाद या किसी की भी करिए। लेकिन आप पैसे भी कमाइए, लेकिन अगर आपके चैनल का या आपके प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग होता है, एब्यूज एंड मिसयूज, तो उसके लिए आदमी, यूजर शिकायत करे, उसके शिकायत का निष्पादन करिए। ग्रीवांस रिलेशन ऑफिसर, डिस्पोजल ऑफिसर 24 घंटे में वो रजिस्टर हो, 15 दिन में उसका निष्पादन हो। और जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया कंपनी है जिसको नोटिफाई करेंगे 40-50 लाख से अधिक, आपको एक ग्रीवांस ऑफिसर रखना पड़ेगा, आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर रखना पड़ेगा, आपको एक कंटैक्ट पर्सन रखना पड़ेगा जो भारत में रहते हो इसके, और ये आपको देखना पड़ेगा। 2 बातें और जो आप चर्चा कर रहे थे मेरे आने के पहले, कई बार खुराफात शुरू किसने की, ओरिजिनेटर भारत के सरहद के बाहर से आई या इस बार आई है? भारत की संप्रभुता, संप्रदायवाद, वैमनस्य, तनाव, डिफेमेशन, लड़कियों के बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग फोटो दिखाना जो अपराध है 5 साल से ऊपर, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा ये खुराफात शुरू किसने की। और अगर बाहर से आई, सरहद के पार से, तो इंडिया में किसने खुराफात की, ये आपको बताना पड़ेगा। कोर्ट का आदेश होगा या सरकार का आदेश होगा। और तीसरी जो बात आप कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर आप ज्ञान देते हैं तो आपके ज्ञान से हम अभिभूत होते हैं, कृपया अपने को वेरीफाई करिए वॉलंटरली, और उसका मैकेनिज्म सोशल मीडिया कंपनी रखेगी कि ये साहब, इनका ये मोबाइल नंबर है, ये हैं, ये देश को बहुत ज्ञान देते हैं, आपके ज्ञान का सम्मान करते हैं। लेकिन ज्ञान आप देंगे सरहद के पार से और अपने व्यक्तित्व को छुपा कर रखेंगे तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए उस पर
टिक भी लगेगा कि ये आइडेंटिफाइड अकाउंट है और ये साहब अपने को खोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन देश को ज्ञान बहुत देते हैं। तो देश भी समझेगा कि ये ज्ञान हिंदुस्तान के अंदर से आ रहा है या कुछ लोग सरहद के पार से ज्ञान फैला रहे हैं। ये पूरा हमने ये सिस्टम गाइडलाइन में, सरकार का हस्तक्षेप मिनिमम है, कम से कम है, ये सारा कुछ उनको स्वयं डेवलप करना है। जी, मैं आपको अपने दर्शकों की समझ के लिए मैं अपने आप को एक केस स्टडी की तरह आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए मैं अपना एक केस आपके सामने रखता हूं। आए दिन हमारी ट्रोलिंग होती है, लोग हमारे बारे में आपत्तिजनक बातें लिखते हैं, हमें गालियां देते हैं और तमाम तरह का दुष्प्रचार लोग मेरे बारे में करते हैं। मैंने कहीं जाकर कुछ कहा, उस वीडियो को एडिट करके गलत तरीके से पेश करते हैं। अभी तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पाते थे। हम देखते थे हमारी ट्रोलिंग हो रही है, हम ट्रेंड कर रहे हैं लगातार और झूठ के आधार पर ट्रोलिंग हो रही है। अब मान लीजिए कल मेरे साथ अगर ये होता है तो अब मुझे क्या करना होगा? बहुत सिंपल से, अगर फॉल्सूड किया जा रहा है और आपके रेपुटेशन को चोट पहुंचाई जा रही है डॉक्टर्ड वीडियो के आधार पर जो आपने बताया, तो आप शिकायत करेंगे जिस चैनल पे चल रहा है कि एक चैनल पर देखिए मेरा ये वीडियो दिखाया जो गलत है, इसको आप रोकिए, मेरी शिकायत है, रजिस्टर करिए, उसका निष्पादन करिए। ये बहुत ही क्लियर है कि अगर फॉल्सूड, झूठ तरीके से आपके रेपुटेशन को, आपकी गरिमा को तथ्यहीन रूप से कोई तोड़ने की कोशिश, हाँ कोई आपकी आलोचना कर रहा है उसका हम सम्मान करते हैं, कोई हमसे डिफर करता है उसका हम सम्मान करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक दूसरा काउंटर व्यू देता हूं, मेरे सामने माताएं आती है ना कि मेरी बिटिया को उसका पूर्व जो प्रेमी था उसकी कॉम्प्रोमाइजिंग फोटो लेके सोशल मीडिया पर कैंपेन कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? कई बार महिलाओं की, बेटियों की, बहनों की मॉर्फ फोटोग्राफ दिखाते हैं, ये चलना चाहिए क्या? ये नहीं चलना चाहिए। आजकल एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है सुधीर बाबू देश में, आप नया उद्योग शुरू करिए तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं आपके खिलाफ इतना कुप्रचार शुरू कर देंगे शुरू में ही तथ्यहीन आधार पर कि आप बैठ जाएंगे। तो अब ये सब के लिए एक शिकायत का फोरम है जो करना पड़ेगा, उसका निष्पादन करना पड़ेगा, ये हम कहना चाहते हैं। जी, अभी हाल ही में काफ़ी विवाद रहा आपका, भारत सरकार का ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड्स अपना रहे थे। कैपिटल हिल पर जो होता है उस पर कुछ और उनके मापदंड होते हैं, लाल किले पर कुछ और होते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं ये आपकी बात मानेंगी? क्योंकि ये तो दुनिया भर में लोकतांत्रिक देशों को और उनकी सरकारों को पहले से ही चुनौती दे रही हैं। देखिए, मैं फिर कहता हूं, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, उसकी जो सवाल पूछते हैं तो पूछने में क्या दिक्कत है। लेकिन मैंने सदन के अंदर भी कहा था, आज प्रेस में भी संकेत दिया था और आपको विस्तार से आज कहूंगा, अगर अमेरिका के लोकतंत्र का सम्मान है तो भारत के लोकतंत्र का भी सम्मान करना सीखिए। अगर कैपिटल हिल पर, उनकी संसद पर कांग्रेस पर हमला होता है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं तो उस पुलिस कार्रवाई का आप समर्थन करते हैं, क्योंकि आपके लोकतांत्रिक संस्था की गरिमा बरतनी चाहिए। अच्छी बात है। तो भारत के लोकतंत्र की गरिमा में भी हमारा लाल किला आता है, जहां 70 साल से भारत के प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद से झंडा फहराते हैं, वो हमारे लिए गरिमा का विषय है। तो यहां पर हमला होता है तो वहां पर आप आक्रामक लोग के साथ खड़े हो जाते हैं, उनके अभिव्यक्ति की आज़ादी के आधार पर। ये तो ठीक नहीं है ना सुधीर बाबू, ये दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे और नहीं चलने चाहिए। हम अपेक्षा करेंगे कि भारत की संप्रभुता और भारत के इन गरिमामय स्थानों का भी सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात, हम आज़ादी, बोलने की आज़ादी का पूरा स्वागत करते हैं। आपको पता ही है, कुछ लोग तो ये हाल है कि उन्होंने मोदी जी की आलोचना को अपना एक पूरा धंधा ही बना रखा है, आज से नहीं 20 साल से। तो करने दीजिए उनको, क्या फर्क पड़ता है। हम आलोचना, व्यंग, हास्य, कार्टून का सम्मान करते हैं, लेकिन अब देश की जनता बार बार मोदी जी को आशीर्वाद देती है तो हम क्या करें। लेकिन आप आलोचना के अधिकार में एक बात ध्यान रखिए कि संविधान की धारा 19(1) में बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है। उसमें यह भी लिखा हुआ है 19(2) में, देश की संप्रभुता, देश की एकता, देश की सुरक्षा, डिफेमेशन इत्यादि पब्लिक ऑर्डर के लिए उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। तो बिल्कुल संविधान के दायरे में हो रहा है।
कुछ संविधान के बाहर नहीं। और फिर कहूंगा, सरकार का हस्तक्षेप मिनिमम है। ये सारे काम चैनल्स, ओटीटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्वयं करने हैं, हमारा हस्तक्षेप नहीं है। जी रविशंकर जी, हमने ये भी देखा कि इससे पहले जब सरकार ये कहती थी कि इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाए क्योंकि ये लोग एंटी नेशनल बातें या कुछ और दुष्प्रचार कर रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म्स कहते थे कि हम ब्लॉक नहीं करेंगे, हमने इन्हें सही पाया है। अब इस स्थिति में किसका फैसला चलेगा? ये प्लेटफॉर्म्स अब भी अपना फैसला लेते रहेंगे कि हमें ऐसा लगा कि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है? अगर तब इन्होंने ये तर्क दिया और आपके लिए ये तर्क दिया कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी को संविधान का सहारा लेकर दबा रहे हैं, जैसे हमने कई बार अदालतों के आदेश में भी ये देखा कि अदालत कहती है कि इंटरनेट तो आपका मौलिक अधिकार है, तो क्या अब हम इसे मौलिक अधिकार मान लें? पहले आप एक बात जान लें, अब देश का कानून मंत्री सुधीर बाबू से बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि इंटरनेट मौलिक अधिकार है, बल्कि उस जजमेंट में जो कश्मीर की बात कर रहे हैं उसमें एक पैराग्राफ है कि किसी पार्टी ने यह बहस नहीं किया कि राइट टू इंटरनेट इज द फंडामेंटल राइट, इसलिए इस पर हम कोई फैसला नहीं देते। कोर्ट ने इतना कहा, अभिव्यक्ति के अधिकार के उपयोग के लिए इंटरनेट का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे ही अभिव्यक्ति के अधिकार की बात आई 19(1) में, तो 19(2) भी लगेगा, जो मैंने कहा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। और यह संविधान सुधीर बाबू हमने नहीं बनाया, यह संविधान में 19(2) का प्रावधान जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आजाद लोगों ने रखा है, और इस पर कोर्ट ने 70 साल में इसको उचित माना है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो आपने कहा बार बार, ये जब मैं मंत्री के रूप में बैठता हूं तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा ना, सोशल मीडिया का व्यावसायिक हित और सोशल मीडिया के उपयोग करने वालों का व्यक्तिगत पीड़ा का हित। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, अगर एक मां मेरे सामने आती है कि मेरी बेटी को डिफेम कर रहे हैं उसका पूर्व प्रेमी, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर कुछ लोग भारत को तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं प्रायोजित रूप से, जो होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसलिए प्रावधान बताया है कि देखिए, यह संविधान, यह कानून, यह नियम, कोई शिकायत कर सकता है और उस शिकायत का निष्पादन होना जरूरी है जी। और मुझे उम्मीद करता हूं कि अगर 140 करोड़ भारतीय इनको यूज कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, तो आप पैसे कमाइए, अच्छी बात है, लेकिन आप जिम्मेवार भी बनिए और इसका पालन भी करिए, ऐसा हमें लगता है। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि आप क्या अपनी ट्रोलिंग के लिए भी तैयार हैं इसके बाद? क्योंकि आपके ऊपर आरोप यह लगेगा कि इन कानूनों के तहत इनके पीछे छिपकर आप अपने विरोधी विपक्षी दल के जो नेता हैं, विपक्षी पार्टियां जो ट्वीट्स करती थीं, जो आपको सवाल उठाती थीं, उनको भी एंटी नेशनल करार देकर अब आप उनको दबाने की कोशिश करेंगे। हम कुछ नहीं करने वाले। आप जिन नेता की चर्चा कर रहे हैं वो रोज सवाल पूछते हैं कि नहीं? उनके ट्वीट के स्तर क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या? उस देश की जनता जवाब देती है ना। अभी दक्षिण भारत में गए, क्या कहा? यहां इश्यू पर पॉलिटिक्स होती है। अब इसका क्या गए नॉर्थ ईस्ट में, तो यहां की हवा में ताजगी है, और ये भूल गए कि उत्तर भारत के एक ही कंस्टिट्यूंसी से आसपास से वो जीते हैं, उनकी माताजी जीते हैं, उनके पिताजी जीते हैं, उनकी दादी जी जीते हैं, उनके ताऊ जी जीते हैं, उनके परदादा जी जीते हैं। तो ये तो अरे हिंदुस्तान की बगिया सुधीर बाबू तो ऐसी है जहां तरह तरह के फूल खिलते हैं ना, चाहे वो रायबरेली हो या राउरकेला हो, गुवाहाटी हो या कालीकट हो, यही तो हिंदुस्तान है। तो कुछ लोग करते रहेंगे, उनको करिए, हम कोई रोकना नहीं चाहते हैं। हम न सोशल मीडिया से अपनी हस्ती बनाते हैं, न मीडिया से अपनी औकात बनाते हैं। हम जनता के लिए काम करते हैं और काम करके ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन हाँ, अगर जनता ने हमें चुना है तो जिनका दुरुपयोग होता है उनकी शिकायत का निष्पादन का अवसर मिले, ये हमारा भी एक दायित्व है जो हमने किया है। वैसे एक और फेक न्यूज़ का आज पोल खुल गई है, वो है नीरव मोदी के बारे में। लोग आपके बारे में कहते थे कि आपकी सरकार ने नीरव मोदी को भगा दिया, लेकिन आज नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की जो रास्ता है वो खुल गया है। तो ये भी बहुत दिन से आपके बारे में एक फेक न्यूज़ चल रही थी कि आप ही ने उसको भगाया और आप ला नहीं रहे हैं उसको। तो एक लॉ मिनिस्टर होने के नाते आपको खुशी होगी इस बात की? आएंगे आपसे
नहीं, पहली बात तो है कि निर्णय बहुत स्वागत योग्य है और भारत की जांच एजेंसियों ने बहुत बढ़िया से वहां पर किया, जिसकी तारीफ स्वयं कोर्ट ने भी की है। इन कभी अगले बार आपके पास आऊंगा तो कौन नीरव मोदी को भगा रहा था और कौन कोतरोकी को बचा रहा था, बोफोर्स केस पे, याद है ना जी। उसकी बहुत सी कहानी निकलेगी और बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी कि कोतरोकी के संबंध किस मामा से थे, कौन क्या थे, उनको कैसे पूरी भारत सरकार लगी हुई थी उनको बचाने के लिए और उनको भगाने के लिए, और यहाँ पर भारत सरकार मोदी जी की नीरव मोदी को लगाने के लिए पूरे एड़ी चोटी का पसीना एक कर रही थी। कभी आऊँगा, चर्चा करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों को ये डर लगता था कि अगर श्रीमान कोतरोगी जी हिंदुस्तान आ गए तो बहुत बातें खुलेंगी। जी आइए कभी चर्चा करेंगे जी, जरूर इस पर चर्चा करेंगे कभी और आपसे इसके बारे में और जानकारी लेंगे। रविशंकर जी, हमसे बात करने के लिए और दर्शकों के सामने इतना सब स्पष्ट तरीके से सरल भाषा में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.